हेलो फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसे आप सब। तो आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो जैसे कि जो नीट स्टूडेंट है, जो नीट की स्टडी कर रहे हैं, तो उनका जो 11th का कोर्स है वो काफ़ी अच्छे से जो यहाँ पे कवर हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर के आई हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो इसका हम इजी मतलब यहाँ पे आपको मैं समझाने वाली हूँ कि हर एक लाइन का यहाँ पे क्या मतलब होने वाला है। तो इससे क्या होगा आपको, जैसे कि आपने कंप्लीट लेक्चर देख लिए होंगे, जहाँ भी आपने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे आपने एडमिशन लिया होगा, तो वहाँ पे आपका जो कोर्स है वो चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको नोट्स या फिर यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए। आप बस है ना एनसीईआरटी खोल लीजिए और मेरे साथ यहाँ पे लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन का यहाँ पे इजी मतलब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज यहाँ पे डेली आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और उसके यहाँ पे क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको क्विज यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको डेली क्विज प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर्स होने वाले हैं 11th का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 11th की बुक है हिंदी मीडियम की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीव जगत होने वाला है, इसको हम कवर करेंगे 2 पार्ट्स में, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे जो लेक्चर हमारा 2 होगा, जो अध्याय हमारा 2 है जीव जगत का वर्गीकरण, इसको हम कवर कर लेंगे। फिर अध्याय 3 को, फिर अध्याय 4 को। इस तरह से इस एक इकाई के अंदर यहाँ पे 4 चैप्टर आपको मिले हैं। तो आपने अभी तक एनसीईआरटी को अगर रीड नहीं किया है, कम से कम अगर आप यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 से 12 बार आपको जितनी हो सके उतनी बार आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो लाइन है उनको अंडरलाइन यहाँ पे आपको कर लेना है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे डिफिकल्ट जो यहाँ पे शब्द दिखे वहाँ पे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आपको हर चैप्टर के एंड में यहाँ पे आपको यहीं पे आपको एक क्वेश्चन सीरीज PYQ और यहाँ पे आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हर एक यहाँ पे पार्ट्स को आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही हमारा अध्याय 1 में एक पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस या फिर उससे ज़्यादा भी यहाँ पे आपको मैं लेकर आऊँगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें ये काम आने वाली है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट है, वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो यहाँ पे डेफिनेटली ये यहाँ पे देखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इकाई हमारा फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट के अंदर हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले इसमें दे रखा है जीव जगत में विविधता, है ना। तो जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना एवं जीव प्रक्रमों का विज्ञान है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, इसकी हर एक लाइन में पता नहीं कितने यहाँ पे क्वेश्चंस छुपे होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लाइन दे रखी है उसका मतलब है कि यहाँ जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द जैसे कि जीव रचना, तो जिसका यहाँ पे मतलब है जीव की बाहरी बनावट या मॉर्फोलॉजी, है ना। दूसरा शब्द है जीव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, जिसका मतलब है जीव के शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाएं, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, या है ना फिजियोलॉजी यानी कि बायोलॉजी में हम जीव की बनावट और उसके सिस्टम दोनों की यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब दूसरी लाइन आती है यहाँ पे, जीव जगत कौतूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। तो आप एक एक लाइन को अंडरलाइन करके अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से डेफिनेटली यहाँ पे आपको पूरी एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी। तो जीव जगत कौतूहल जीव विविधताओं से यहाँ पे क्या है, परिपूर्ण है। मतलब कौतूहल का मतलब है हैरानी और विविधता का मतलब है यहाँ पे वेरिटी। हमारी दुनिया में इतने अलग तरह के जीव हैं कि उन्हें हम देखकर ही हमें बहुत आश्चर्य होता है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको
तो देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आदि मानव दे रखा है, तो आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे कि वायु है ना, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणी एवं पौधों में यहाँ पे भेद यहाँ पे उन्होंने किया था। तो आदि मानव से यहाँ पे क्या मतलब है इसका, तो देखो पुराने जमाने का इंसान आदि मानव भी एक समझदार था, है ना, वो भी एक इंसान ही था, बस उसको आदि मानव बोला गया था कि उसमें सोचने समझने की शक्ति थी। उसे पता था कि वायु, समुद्र और आग जो निर्जीव है वो नॉन लिविंग है ना, निर्जीव है, निर्जीव को हम नॉन लिविंग यहाँ पे बोलते हैं, और जानवर और पौधे सजीव यानी कि लिविंग है। उसने इन दोनों को अलग अलग पहचान लिया था, तो यही इस लाइन का यहाँ पे मतलब है। तो इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर यहाँ पे क्या था, आधारित थी। तो देखो आदि मानव ने सजीव और निर्जीव को अलग तो कर लिया था, लेकिन उन दोनों में उसे एक चीज कॉमन लगी और वो थी भय यानी कि फेयर। वो आग और तूफान निर्जीव से भी डरता था और शेर यानी कि सजीव से भी डरता था। यानी उसने चीजों को साइंस के आधार पर नहीं बल्कि अपने डर के आधार पर बांटा था। वो जिनसे डरता था उन्हें ही बड़ा मानता था। तो ये था आदि मानव को क्या था कि वहां पे सोचने समझने की शक्ति तो थी, लेकिन वहां पे उनको भी एक डर था, एक भय था। तो सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था। मानव इतिहास में काफी बाद में यहाँ पे प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मनो उद्भव विज्ञान से यहाँ पे क्या था, संलग्न यहाँ पे थे। तो जो भी लाइन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगती है वहां पे आपको यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, इसको आपको अंडरलाइन यहाँ पे कर लेना है। तो ये जीव वैज्ञानिक ज्ञान में यहाँ पे सीमित प्रगति दर्ज कर सके, है ना। तो जो मनोद्भव ज्ञान में संलग्न थे वे जीव वैज्ञानिकों में क्या है, सीमित प्रगति यहाँ पे दर्ज कर सके। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे शब्द है मनोद्भव विज्ञान, है ना। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी सोच जहां इंसान खुद को सबसे मुख्य और सुपरियर समझता है। पुराने समय में इंसान को लगता था कि यहाँ पूरी दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी है। एनसीईआरटी कहती है कि इसी घमंड की वजह से जो बायोलॉजी की तरक्की है, जो इसकी प्रोग्रेस है, वो बहुत समय तक रुकी रही या फिर सीमित रही, है ना। तो क्या था कि उनकी वहाँ पे सोच सीमित थी। उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये जो सारी चीजें है वो डिफरेंट है, उनसे डिफरेंट है, मतलब ये सारी चीजें उनके लिए ही बनी है। उन्होंने कभी यहाँ पे खोज वगैरह नहीं की, है ना। इस चीज को यहाँ पे उन्होंने जानने की जो कोशिश है वो भी उन्होंने नहीं की। तो जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकी विवरण ने यहाँ पे विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों के द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देता है। तो यहाँ पे मान्यता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान्यता जो देता था। तो देखो यहाँ पे वे जीव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति यहाँ पे क्या है, दर्ज कर सके। तो असली बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन तब शुरू हुआ जब हमने यहाँ मानवोद्भव वाली सोच छोड़ी थी। जब हमने यहाँ माना कि हम और बाकी जो जीव जंतु है वे भी बहुत सी, उनमें भी बहुत सारी समानताएं हैं और जो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी जाकर मॉडर्न बायोलॉजी का यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ। मतलब कि जब वैज्ञानिकों ने जीवों की इतनी बड़ी दुनिया, जीव स्वरूप को देखा और उनका डिटेल में रिकॉर्ड रखना शुरू किया, स्मारकी विवरण, तो उन्हें लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर क्या है, सिस्टम चाहिए। इसलिए पहचान यानी कि प्रणाली, आइडेंटिफिकेशन, नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर और वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत महसूस हुई। यानी हर चीज को पहचानने, उसका नाम रखने और उसे सही ग्रुप में बांटने का यहाँ पे सिस्टम बनाना जरूरी हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे दे रखा है ये फर्स्ट पेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि नीट जो है एनटीए कहाँ से आपको क्वेश्चंस उठाकर दे सकता है। इसलिए आपको हर लाइन अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से एक एक शब्द को आपको यहाँ पे क्लियरली आपको देख लेना है।
तो यहाँ पे हर एक शब्द को अगर आप इसको सरल करके देखोगे तो आपको एनसीईआरटी जो अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाली। जैसे कि यहाँ पे प्रचक्रण यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे प्रचक्रण का मतलब है जैसे कि नतीजा या रिजल्ट। तो इन सब स्टडीज से हमें दो तरीके की यहाँ पे समानताओं का पता चलता है। एक तो क्षैतिज यानी जो जीव आज हमारे साथ यानी कि धरती पर मौजूद है, हम उनसे मतलब कैसे जुड़े हैं। वो एक ऊर्ध्वाधर यानी जो जीव लाखों साल पहले थे, हमारे पूर्वज है ना, हम उनसे कैसे जुड़े हैं। तो हमें समझ आ गया कि आप आज के जो जीव है, जीव से सभी जुड़े हुए हैं और पुराने जीवों से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर जो आदि काल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का यहाँ पे रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन यहाँ पे क्या था, आंदोलन के यहाँ पे कारण थे। तो जब यहाँ राज यानी कि रहस्य उद्घाटन है ना खुला कि आज के सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि परस्पर यहाँ पे संबंध है और पुराने जमाने के जीव जिसे कि ना आदिकाल से भी हमारा रिश्ता है। तो इंसान का घमंड यानी कि जो मानवीय अहंकार है वो टूट गया। हमें समझ आया कि मतलब कि हम अकेले नहीं हैं, सबका आपस में रिश्ता है। इसी वजह से दुनिया में क्या है, जैव विविधता का यहाँ पे संरक्षण हुआ है ना। उसके आंदोलन यहाँ पे शुरू है, यानी हमने यहाँ पे नेचर को बचाने के बारे में सोचना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक लगती है या फिर आप कोई और मतलब इसका जानते हो तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे इस इकाई के अनुगामी अध्ययनों है ना अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि पूरी यहाँ पे यूनिट में और आगे के चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे साइंटिस्ट ने जानवर और पेड़ पौधों को कैसे क्वालिफिकेशन किया और उनका यहाँ पे सही नजरिया परिप्रेक्ष्य क्या था। वैज्ञानिक परिचय आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, क्योंकि वैज्ञानिक परिचय में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अब एनटीए कहीं से भी क्वेश्चंस उठाकर दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको एक भी लाइन, एक भी शब्द आपको एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। हर एक लाइन को, हर एक शब्द को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो चलिए अब हम वैज्ञानिक परिचय यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एर्नस्ट मेयर का यहाँ पे जो जन्म है वो 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ना विकास परक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का यहाँ पे डार्विन कहा गया है। तो ये परिचय आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे एक एक लाइन आपको एकदम आपके जो ब्रेन है उसमें छप जानी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से जो एर्नस्ट मेयर थे ये यहाँ पे एक थे, यानी कि 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की, साथ यहाँ पे अवकाश प्राप्त किया। अपने यहाँ पे क्या 80 सालों के कार्य जीवन में आपका यहाँ पे पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर यहाँ पे अनुसंधान केंद्रित यहाँ पे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 1953 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने 1975 में यहाँ पे अलेक्जेंडर यहाँ पे अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी जो यहाँ पे एमिरेट्स की यहाँ पे पदवी उन्होंने साथ में यहाँ पे अवकाश प्राप्त इसका किया था। 80 सालों के कार्य में आपका यहाँ पे पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीवन विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को यहाँ पे खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति यहाँ पे वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को यहाँ पे 3 पुरस्कार दिए गए थे। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे 5 स्टार यहाँ पे आपको लगा लेने हैं। अगर आपको 360 यहाँ पे क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है। तो ये बालजॉन प्राइज 1998 में मिला,
फिर जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइज मिला उनको 1999 में, है ना। ताजों की यहाँ पे क्या दे रखी है, संख्या यहाँ पे दे रखी है, जिन्हें व्यापार तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संख्या यहाँ पे दी जाती है ना। 1983 में यहाँ पे बॉल जॉन प्राइज, 1998 में, उसके बाद जीव विज्ञान के इंटरनेशनल, और 1999 में यहाँ पे काफुड प्राइज इनको मिला था। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को यहाँ पे स्वर्गवासी हो गए थे। यानी कि जो मेयर्स थे उन्होंने क्या, उनका जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जी तीनों प्राइज आपको यहाँ पे और उनकी डेट आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जीव जगत जो चैप्टर है हमारा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन हमारे 8 नंबर के हैं, तो आप उनको 8 नंबर यहाँ से पक्का आज कर लेना है। तो आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद हम हमारे जो चैप्टर्स की यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीव जगत कैसा निराला है, जीव के विस्तृत प्रकारों की यहाँ पे श्रृंखला विस्मयकारी है। तो जैसे कि इस लाइन का मतलब है कि जैसे निराला शब्द, जो निराला का मतलब क्या है, यानी कि अमेजिंग, हमारी दुनिया बहुत ही अनोखी है। यहाँ इतने अलग अलग तरह के जीव, है ना, वेराइटी ऑफ यहाँ पे ऑर्गन्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं कि इंसान यहाँ पे हैरान रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय यानी कि मीठा, है ना, अलवणीय मीठा, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जिनमें जीव है वो रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो वास स्थान यानी कि यहाँ पे हैबिटेट्स का मतलब है कि रहने की जगह, है ना। जीव सिर्फ अच्छी जगहों पर नहीं बल्कि कठिन जगहों पर भी यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे कि ठंडे पर्वत है ना, यहाँ पे पर्णपाती वन है, वो जंगल जहाँ पे पेड़ पत्ते गिरते हैं। अलवणीय झीलें यानी कि यहाँ पे मीठा जल, गर्म झरने जहाँ पर खौलता हुआ पानी होता है। तो इन सभी जगहों पर जीव का होना हमें यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमें चौंका देता है। तो ये सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों एवं खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मयकारी तथा चमत्कार का आह्वान करती है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो जैसे नेचर की सुंदरता तत्काल हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे घोड़े की रफ्तार, पक्षियों का माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश जाना, फूलों की सुंदरता और शार्क की ताकत, ये सब चमत्कार जैसे यहाँ पे लगते हैं। तो पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है ना। तो वास्तव में जो जीव है वो क्या है। तो ये लाइन थोड़ी मतलब कठिन है, इसे ध्यान से समझिए। तो देखो यहाँ एनसीईआरटी पूछ रही है कि जीवन असल में क्या है। यह हमें 3 चीजों से पता चलता है। पारिस्थितिक विरोध, है ना, तो जीवों के बीच संघर्ष या लड़ाई। पारिस्थितिक विरोध का मतलब है कि जीव जो होते हैं उनके बीच संघर्ष होते हैं, उनके बीच लड़ाइयाँ होती हैं। वो उनकी जो रीजन है वो कुछ भी हो सकता है, खाने पीने से लेकर, है ना, जो भी वस्तुएं उनसे लेकर यहाँ पे हो सकती है। सहयोग, है ना, कॉपरेशन, एक समष्टि, है ना, पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के जीव और समुदाय, अलग अलग प्रजाति आपस में क्या कैसे मिलजुल कर रहते हैं। तो आणविक गतिविधि, है ना, यानी कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन लगातार काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहली तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का यहाँ पे प्रयत्न करता है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एनसीईआरटी ने खुद ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना। तो जब हम पूछते हैं कि जीव क्या है, तो इसमें 2 सवाल छिपे हुए हैं। पहला सवाल टेक्निकल है, यानी कि जिंदा, है ना, लिविंग, और मुर्दा, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, इसमें क्या फर्क है। तो साइंस इसी का जवाब यहाँ पे ढूंढती है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है आगे, तथा दूसरा शब्द यहाँ पे दार्शनिक है,
यहाँ जानने का प्रयत्न करता है कि जीव का उद्देश्य यहाँ पे क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पे मतलब फिलोसॉफिकल है, यानी हम दुनिया में मतलब क्यों आए हैं, है ना, जीवन का आखिर यहाँ पे मकसद क्या है। तो वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव यहाँ पे क्या है। चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि जो साइंस के स्टूडेंट है, हमें जीवन के उद्देश्य से मतलब नहीं है, हम सिर्फ पहले सवाल पर यहाँ पे फोकस करेंगे कि जीव क्या है, यानी वो कौन से लक्षण हैं जो एक जीव को निर्जीव से अलग बनाते हैं ना। तो अब इसके बाद वाला जो यहाँ पे जो टॉपिक आता है, जैसे कि हमारा 1.1 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें 1.1 और 1.2 इसमें पॉइंट यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं। तो हम जीव जगत में विविधता यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्गीय संवर्ग यहाँ पे पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो जीव जगत में विविधता, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, तो यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की एक बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा यहाँ पे अन्य प्राणी पौधे यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं तो बहुत सी चीज़ें हमें बहुत अलग अलग तरह के जीव दिखते हैं, चाहे वे घर के गमले में लगे पौधे हो या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कीट हो, आसमान में उड़ते पक्षी हो या फिर हमारे जो पालतू जानवर है, यानी कि विविधता यानी वेरिएटी हमारे घर के पास ही यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपकी विविधता एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला यहाँ पे दिखाई आपको पड़ती है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देखते हो, लेकिन आपके पास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपको दिखाई पड़ती है ना। तो सिर्फ वही जीव नहीं है जो हमें आंखों से मतलब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लाखों जीव, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस भी हैं, है ना, जो इतने छोटे हैं कि यहाँ पे नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं ना, लेकिन वो भी हमारे आसपास हवा और मिट्टी में मौजूद हैं, है ना। जो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें मतलब वो चीज़ है ही नहीं। तो अवलोकन का क्षेत्र का मतलब है देखने का दायरा। अगर आप घर से निकलकर किसी घने जंगल में जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा तरह के जानवर पौधे मिलेंगे, है ना, यानी आप जितनी बड़ी जगह को एक्सप्लोर करोगे उतनी ज़्यादा विविधता देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। तो स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको यहाँ पे जीवों की बहुत बड़ी संख्या, आपको यहाँ पे जो किस्में हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो में जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो अगर आपको धुंधली दिख रही है तो आप अपनी वीडियो की यहाँ पे जब क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जो है यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का यहाँ पे प्रतीक है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। आप जो भी एक अलग अलग तरह का जीव देखते हैं, जैसे आम का पेड़ है, एक कुत्ता या फिर एक गुलाब, हर एक प्रकार जो टाइप ना, हर प्रकार का हर टाइप का जो इस साइंस की भाषा में यहाँ पे आपको स्पीशीज यानी कि जाति यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे अब तक के ज्ञात वर्णित जो यहाँ पे स्पीशीज है ना, अब तक की जो ज्ञात वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग यहाँ पे 1.7 मिलियन से लेकर आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन तक यहाँ पे हो सकती है ना। तो देखो बच्चों, इस नंबर को यहाँ पे रट लो, क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों ने जितने जीवों को खोजा है और जिनका नाम रिकॉर्ड किया गया उनकी संख्या 17 लाख से 18 लाख है ना, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है। तो नीट में सीधा सवाल आ सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको बता देना है अगर आप यहाँ पे याद करते हो तो। अगर नीट में यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है तो हमें
इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रकार है, यानी जो 1.7 7.8 मिलियन जीव है, इसी को हम जैव विविधता यानी कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं। इसका मतलब आसान मतलब है पृथ्वी पर कुल कितने तरह के यहाँ पे संख्या में जीव मौजूद है। तो हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जीव जैसे जैसे हम नए तथा कि यहाँ पे पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन का जो नंबर है वो फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हम नई जगह जाते हैं, जैसे गहरे समुद्र या अमेज़न के जंगलों में खोज करते हैं, तो हमें रोज नए नए जीव यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो यहाँ संख्या बढ़ती ही जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे प्राणी, हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से यहाँ पे जानते हैं। वे स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। मतलब दुनिया में ऐसे मतलब लाखों जीव हैं। दिक्कत ये है कि हर जगह लोग उन्हें अपने स्थानीय नाम, लोकल यानी कि देसी नाम है ना, उससे बुलाते हैं। जैसे डोगों को कहीं पे कुत्ता कहते हैं, कहीं पे यहाँ पे उनको और किसी नाम से जानते हैं, है ना, कैनिस जिसको कहीं पे बोलते हैं। तो एक ही देश में जगह बदलते ही नाम बदल यहाँ पे जाता है। तो यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। तो स्थानीय नामों जैसे कि जो लोकल नेम है, उससे मतलब बहुत कंफ्यूज होता है ना। अगर एक ही चीज को 10 नाम, एक ही चीज के अगर यहाँ पे आप ये सोचो कि एक ही चीज के अगर 10 नाम होंगे, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक आपस में बात कैसे करेंगे? वे समझ ही नहीं पाएंगे कि किस जीव की बात हो रही है। इसलिए हमें एक मानक विधि है ना, इसलिए हमको ये यहाँ पे मानक विधि की यहाँ पे जरूरत है, जिससे हम जीव का पूरी तरह में यहाँ पे एक ही नाम हो। यहीं से अगले टॉपिक मतलब नाम पद्धति की यहाँ पे क्या होती है, शुरुआत यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है ये चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमसे ही रिलेटेड है, हमारे आसपास के क्षेत्र से ही ये क्या है, रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर है। तो यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिसमें वहाँ उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, और इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति यहाँ पे कहते हैं। तो मानक नाम यानी कि स्टैंडर्ड नेम का मतलब है एक फिक्स नाम पद्धति। यहाँ वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी जीव का एक ऐसा नाम रखते हैं जो पूरी दुनिया में मान्य हो, चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में, वो एवं उसी जीव का यहाँ पे साइंटिफिक नाम है वो वही रहेगा। तो स्पष्टता नाम पद्धति तब भी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो, और हम यहाँ जानते हैं कि जो यहाँ नाम है वो किसी जीव का है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पहचानना कहते हैं। तो नाम रखने से पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि मतलब हम किसका नाम रख रहे हैं। तो इसका यानी कि इसको जो पहचानना, इसका जो डेफिनेशन है ना, यानी कि जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो इसका मतलब है कि जीव के लक्षण को देखकर यहाँ पहचानना कि यहाँ कौन सा जीव है। जब आप सही पहचानोगे तभी तो उसका सही नाम रख पाओगे। तो पहले पहचान होती है, फिर नामकरण इसका होता है। तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को यहाँ पे वैज्ञानिक नाम देने की यहाँ पे प्रक्रिया बनाई है। तो इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। मतलब जैसे कि पढ़ाई को आसान करने के बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे हर जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया है। यहाँ नाम पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं। इससे जो भाषा में है वो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर एक जीव का एक नाम है तो वो पूरे विश्व में वही नाम यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे नीट में सुपरहिट क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है ना। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे PYQ जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम एवं कसौटी है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो प्राणी जो वर्गीकृतविदों ने यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN यहाँ पे बनाया है। तो ये जो है इसको आप 5 स्टार यहाँ पे लगा लीजिए।
क्योंकि ये नीट में पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आपको मतलब कि आपके मतलब दिमाग में छाप लीजिए। ये तो आपको नाम है जो यहाँ पे याद करना ही करना है। तो इसमें आपकी जो कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं, तो पेड़ पौधों का नाम रखने के लिए यहाँ पे ICBN दिया गया, और प्राणियों को यहाँ पे इसका जो वर्गीकरण किया गया वो ICZN यहाँ पे दिया गया है। मतलब जानवरों का नाम कौन रखता है? ICZN, है ना। यानी कि जानवरों का नाम ICZN यहाँ पे दिया गया। इसका फुल नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ भी याद रखना है जूलॉजिकल, यानी कि तो वैज्ञानिक नाम की यहाँ गारंटी है कि मतलब प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम यहाँ पे बता सके। मतलब साइंटिफिक नाम का सबसे बड़ा फायदा यहाँ है कि एक जीव का सिर्फ एक ही नाम हो। ऐसा नहीं होगा कि एक जीव के दो नाम हो या दो अलग अलग जीवों का एक ही नाम हो, यहाँ यूनिक होता है। तो ये सभी जीव यहाँ पे सुनिश्चित करते हैं कि एक यहाँ पे नाम है वो किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका रख दिया गया है, तो अब दुनिया में किसी और पेड़ या जानवर का नाम मैंगीफेरा इंडिका नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ नाम अब सिर्फ आम के लिए बुक हो गया है। तो यहाँ पे वो टेक्निकली था, लेकिन इसमें जो एकदम सरल तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको 2-3 चीजें ही आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे पहचानना किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद आपको ICBN यानी कि जो बॉटनिकल नेम है, यानी कि जो यहाँ पे पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य की जो कसौटी यहाँ पे दी गई है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बॉटनिकल नेम, इसका फुल फॉर्म आपको याद यहाँ पे कर लेना है। जीव वैज्ञानिक जीवों का वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियमों का पालन यहाँ पे करता है। तो ये पेज आपको अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि आपको हर एक पेज, हर एक लाइन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से पेज नंबर पर दे रखा है, ये लाइन किस लाइन में दे रखी है, ये भी आपको यहाँ पे आने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो रूल्स है इन्होंने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक इन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसी आधार पर यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है जो यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि इन्होंने प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश तथा जाति संकेत पद। तो इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। यानी कि जिसमें इसका वंश और जाति आता है उसको हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, जिसमें 2 घटक हो। तो इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, और इसका जो उपयोग है वो सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते थे। तो यहाँ पे आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्विपद नाम प्रणाली यानी द्विपद नाम पद्धति किसने यहाँ पे विकसित की थी, है ना। तो यहाँ पे आपको कैरोलस लिनियस आपको याद रख लेना है, बच्चों वाला क्वेश्चन से सभी को याद होगा, है ना। तो यहाँ पे वंश तथा जाति संकेत पद को यहाँ पे दर्शाता है द्विपद नाम पद्धति, और यहाँ पे कैरोलस लिनियस ने यहाँ पे इस द्विपद नाम पद्धति को दिया था। तो इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। 2 शब्द वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक होती है। तो आओ आपको हम मतलब यहाँ पे दे रखा है कि आम के उदाहरण के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को यहाँ पे समझाए। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका है ना। तो ये भी पूछा गया है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैंजीफेरा इंडिका का सही वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको वहां पे दे रखेंगे, है ना। तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखेंगे, उसमें से आपको एक यहाँ पे सही ऑप्शन आपको चुनना होता है ना। तो आपको पता होगा कि जैसे अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हो तो उसका एक माइनस मार्किंग यहाँ पे होता है। जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज जाति का संकेत पद है, यानी कि जो मैंजीफेरा है वो वंश नाम है और इंडिका इसका जाति यानी कि स्पीशीज इसका नाम है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, है ना। जैविक नाम कैसे होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा उन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न यहाँ पे कहा जाता है। तो ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं और ये लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न यहाँ पे समझा जाता है। उसके बाद जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है ना। तो जैविक नाम में पहला शब्द जैसे ऊपर बताया मैंने कि यहाँ पे वंश नाम होता है, दूसरा शब्द कौन सा होता है, जाति स्पीशीज जो यहाँ पे
होता है। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड वाले पर आते हैं। तो थर्ड जो रूल्स है वो क्या बोलता है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, है ना। तो दोनों को यहाँ पे जैसे कि ऐसे मतलब रेखा उसके नीचे खींच दी जाती है, दो नाम जैसे कि वंश के आगे भी यहाँ पे रेखांकित होना चाहिए और जाति के नाम पे भी यहाँ पे आपको रेखांकित होना चाहिए। तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में कैसे तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकित उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। और चौथा नियम क्या बोलता है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को मतलब वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका का यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दे रखा है। मैंजीफेरा का मतलब है वंश नाम और इंडिका जो है वो एक स्पीशीज यानी कि उसकी जाति है। तो यहाँ पे चार जो रूल्स दे रखे हैं, चार नियम दे रखे हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर वैज्ञानिक नाम की यहाँ पे पुष्टि की जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारे जो रूल्स है वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जो हमारा जो पहला नियम है यानी कि जैविक नाम वाला जो यहाँ पे दे रखा है, पहला नियम भाषा का है, यानी कि सारे वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैटिन है वो एक मृत भाषा है ना, मृत भाषा है, तो इसमें अब कोई बदलाव मतलब नहीं होता है। तो ये लिखा कैसे जाता है? अगर हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो इन्हें हम तिरछा लिखते हैं। तो यहाँ बताने के लिए कि ये लैटिन भाषा के शब्द यहाँ पे हैं। तो इस तरह से मतलब क्रम हमेशा इसमें फिक्स रहता है। पहला शब्द जैसे कि जीनस है, दूसरा शब्द स्पीशीज है, तो इसे आप मतलब उल्टा नहीं कर सकते, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको रेखांकित यहाँ पे आपको कर लेना है। तो जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा यहाँ पे जातीय संकेत यहाँ पे पद होता है। ये रूल नंबर 2 कहता है। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इस मतलब PHP जो जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना है ना। आप मतलब एक लंबी लाइन नहीं खींच सकते, दोनों के मतलब नीचे अलग अलग लाइन खींचनी होती है। तो ये जो रूल्स है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप वैज्ञानिक नाम को हाथ में मतलब कॉपी से लिखते हैं तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद लिखते समय स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। जो वंश यानी कि जीनस का पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में होगा, और जैसे मैंजीफेरा में M बड़ा होता है, वो जाति संकेत पद में जिसमें जो स्पीशीज है तो उसका जो एस है वो यहाँ पे पहला अक्षर हमेशा स्मॉल यानी कि छोटा रहेगा, है ना। तो जैसे इंडिका में सही जो तरीका है वो मैंजीफेरा इंडिका में है, मतलब बड़ा M कैपिटल M आएगा, और इंडिका में जो आई है वो यहाँ पे स्मॉल आएगा। तो गलत तरीके से कैसे हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि M यहाँ पे छोटा दे रखा है ना, फिर I बड़ा दे रखा है, तो इस तरह से रॉन्ग ऑप्शन भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये 4 रूल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। जिसे जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन, है ना। जैसे कि कैरोलस लीनियस ने दिया है तो लीनियस का यहाँ पे लीन लगेगा, तो इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने यहाँ पे किया था। तो बहुत से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें भी आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शंस को वहाँ पे आपको टिक करना है। यदि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके, है ना। तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण वहाँ प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का यहाँ पे उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका जो उस वर्ग से संबंध यहाँ पे होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है ना। स्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को। तो यदि आप
एल्सेशियन के विषय में सोचते हो तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो तो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहरी कान हो, शरीर पर बाल हो। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं के पौधे का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका ओवरऑल यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि आप जिस भी वस्तु को आप इमेजिन करते हो है ना, जैसे आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा मतलब आपके सामने एक फिल्म सी जैसे वहां पे चल रही हो आपके दिमाग के अंदर है ना। जैसे कि आप किसी चीज के किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो तो उस इंसान की वहां पे छवि आपको नजर आएगी है ना, आपके दिमाग में जैसे वहां पे फोटो कैप्चर होने लगता है ना। तो एक पूरी फिल्म वहां पे आपको तैयार हो जाती है। आपका मस्तिष्क, आपका जो ब्रेन है वो उसको वहां पे आपको रेडी करके दे देता है। जैसे आप किसी के भी बारे में, कुत्ता बिल्ली जिसमें दे रखा है उसके बारे में आप सोचते हो तो उसका वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसलिए सभी कुत्ता बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है और जिनका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं है ना। तो इनका उपयोग हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। तो इन वर्गों का जो वैज्ञानिक नाम, जो शब्दावली है वो क्या है, टेक्सा है। तो इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली क्या है, टेक्सा है ना। तो ये टेक्सा वाला जो यहाँ पे शब्द है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन से है ना। तो यहाँ पे PYQ क्वेश्चन से बनते हैं। तो यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को यहाँ पे बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है, टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी स्तनधारी कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को यहाँ पे बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों की विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासी प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक जो सूचनाएं हैं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि मतलब ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीय की नामकरण, जो वर्गीय की विज्ञान है उसके आधार यहाँ पे है। तो वर्गीय की कोई नई नहीं है। मानव सदैव यहाँ पे तेरकाई की जो मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय करने के लिए यहाँ पे नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। तो यहाँ पे जो एक सिंपल सा मतलब यहाँ पे जो है सभी परिभाषाएं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं। तो काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। तो अध्ययन की इस शाखा को तो काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंधों एवं रुचि लेता रहा है। तो अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा है ना, लैटिन शब्द जो है वो सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल यहाँ पे सिस्टेमा नेचर चुना है। तो वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यह हमारा यहाँ तक जो है पार्ट 1 जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आपको यहाँ पे जो पार्ट 1 है आपको यहाँ पे अच्छे से मतलब कवर हो चुका होगा, आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया होगा, आपको काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सब क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार मैं आपको सारा यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। तो जैसे कि हमारे चारों ओर जीवों की एक विशाल संख्या होती है और जो उसमें जो प्रकार मौजूद जीव होते हैं, चाहे वे गमले के पौधे ही, कीट हो, पक्षी हो या फिर पालतू जानवर हो या फिर सूक्ष्म जीव हो है ना, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तो जीव विविधता किसकी परिभाषा क्या है? तो जीव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो ऐसे जीवों की मतलब संख्या है वो उनके प्रकारों को हम जैव विविधता कहते हैं। अब तक खोजी गई और
वर्णित प्रजातियों की संख्या लगभग यहाँ पे कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन है, मतलब 17 लाख से 18 लाख के बीच है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम पद्धति याद रखनी है, नोमेनक्लेचर है ना, कि नाम पद्धति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में एक ही जीव को यहाँ पे अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, इसमें भ्रम पैदा होता है, इसलिए जीवों का एक मानक नाम होता है, होना जरूरी है, और जिसे हम पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। तो इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। तो एक और आपको याद रखना ICBN पौधों के लिए, तो ये पौधों के लिए दिया गया ICBN है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद प्राणियों के लिए ICZN दिया गया है ना, ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद आती है हमारी द्विपद नाम पद्धति है ना, तो इसके बाद हमारी द्विपद नाम पद्धति आती है जो बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर है। तो ये किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी, बस इतना याद रखना है। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की एक प्रणाली दी, जिसमें प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम है ना, उसके बाद होता है जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथिक यहाँ पे होता है। उदाहरण इन्होंने दे रखा है आम का वैज्ञानिक नाम यानी कि मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैंजीफेरा क्या है, वंश है, और इंडिका यहाँ पे जाति है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आपको फोर्थ यहाँ पे क्या करना है, नामकरण के सार्वजनिक नियम आपको बस यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे वैज्ञानिक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और उन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना होता है, और पहला अक्षर वंश यानी कि बड़ा कैपिटल में होना चाहिए, बाकी जो जाति पहला अक्षर यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। जाति का जो अब हम लिखेंगे, वंश का जो लिखेंगे वो यहाँ पे मतलब जाति का है, स्पीशीज का है, वो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में आएगा। उसके बाद वर्गीकरण और वर्गीकी को यहाँ पे जो टेक्सोनोमी है, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमी है ना, तो उसका यहाँ पे आपको सभी जीवों का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ सुविधाजनक श्रेणियों में बांटा जाता है, और गुणों के आधार पर जीवों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण के मुख्य चरण जैसे विशेषीकरण, जीव के लक्षणों को समझना, पहचान, सही ढंग से पहचानना, वर्गीकरण समूहों में बांटना, नामकरण यानी कि वैज्ञानिक नाम को यहाँ पे देना। तो इसके ये 4 पॉइंट है। वैज्ञानिक नाम के वर्गीकरण में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। विशेषीकरण, जीव के लक्षणों को पहचानना। उसके बाद सेकंड होता है पहचान, सही ढंग से पहचानना। वर्गीकरण, समूहों में बांटना। नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, वैज्ञानिक नाम को यहाँ पे देना। तो ये था हमारा पार्ट 1। तो अब यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको पार्ट 2 में वर्गीकी संवर्ग और उसके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस जाति है, वंश है, कुल है, गण है, इसको हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम टेबल को समझने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए। और इसके बाद ही मैं आपको यहाँ पे अगला जो वीडियो आएगा वो पार्ट 1 का जो आएगा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का आएगा। तो इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, खूब करेंगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे PYQ भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वर्गीकी संवर्ग यहाँ पे जो है टोटल हम समझेंगे। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 के भी यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और उसके बाद ओवरऑल चैप्टर का यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो पूरा लेकर के आऊंगी। उसमें हम मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब भर भर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने वाली है। तो जल्दी से मतलब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप जल्दी से अपनी जो तैयारी है वो समय के साथ कर सके।